हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे और ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। और आज का पहला टॉपिक जो होगा वो नस्ट इक्वेशन होगा। तो जिन बच्चों ने बेटा पहले दो लेक्चर नहीं देखे वो जल्दी से दो लेक्चर देख लेना ताकि आपको आज के टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं नस्ट इक्वेशन से। नस्ट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन बच्चों हम लोग यूज क्यों करते हैं और किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो याद रखना आप लोग, नस्ट इक्वेशन से हम सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल को फाइंड आउट करते हैं। सेल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इसको हम बेटा लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, वी कैन कैलकुलेट सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल का ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं और सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों वो सेल का ईएमएफ हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कोई अदर कंडीशंस पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे फाइंड आउट कहेंगे तो बोल देंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, और अगर कोई दूसरी कंडीशंस पे फाइंड आउट करेंगे तो हम बोल देंगे किसी दूसरी कंडीशन पे हमने सेल पोटेंशियल या ईएमएफ को फाइंड आउट कर लिया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों, नस्ट इक्वेशन होता क्या है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं आर टी एल एन क्यू सी। क्यू सी क्या होता है बच्चों, आर टी क्या होता है और एल एन क्या होता है। तो एल एन तो हो गया आपका लॉग नेचुरल हो गया, और क्यूसी क्या होता है बच्चों, रिएक्शन क्विजेंट होता है। ये हमने 11th क्लास इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ था। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेटा क्यूसी इज इक्वल टू केसी के इक्वल हो जाता था, तो हम लोग यहाँ पे केसी को भी पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, तो आप बोलोगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, बेटा एल एन के सी लिख देता हूं यहाँ पे मैं। एल एन बेटा लॉग नेचुरल है, लॉग नेचुरल को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो एल एन को जब हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। लॉग बेस ई भी बोल सकते हो, लॉग बेस 10 भी बोल सकते हो, एक ही चीज है, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। इस वाली वैल्यू को यहां पुट करो, और हम एक चीज जानते हैं बच्चों, क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। एन एफ ई सेल होता है हमारा, और अगर मैं डेल्टा जी नॉट कर दूंगा बच्चों तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो गई, और डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब डेल्टा जी क्या है बच्चों, तो डेल्टा जी होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी कहां से आया, क्या होता है, इसकी बात हम अभी कर रहे हैं बच्चों। इस वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो, तो आपने क्या बना दिया, एन एफ ई सेल इज इक्वल टू, माइनस लगा देता हूं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस, इसको मैं वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा, पूरी वैल्यू पुट कर देता हूं 2.303 आर टी लॉग के सी। और हम लोग जानते हैं बेटा केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देता हूं मैं, तो क्या बन गया हमारे पास, एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग, कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट को मैं लिख देता हूँ बेटा के पी अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लिख देता हूँ के आर। के पी का मतलब क्या हो गया, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसेंट्रेशन
प्रोडक्ट को बेटा मैं लिख सकता हूँ Kp, P फॉर प्रोडक्ट, और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लिख सकता हूँ Kr। ये जो ब्रैकेट है बेटा इसको कंसेंट्रेशन ब्रैकेट बोला है हमने, इसको क्या बोला है, कंसेंट्रेशन ब्रैकेट। कंसेंट्रेशन ब्रैकेट है ये कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस वाली वैल्यू को बच्चों यहाँ पे करा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया, ये हो गया NF ई सेल इज इक्वल टू NF ई नॉट सेल, यहां माइनस आ गया 2.303 RT log Kp अपॉन में Kr, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं क्या करता हूं बच्चों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले को लाने के लिए मैं सबको NF से डिवाइड कर देता हूं। रिएक्टेंट साइड में भी करोगे, प्रोडक्ट साइड में भी करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिवाइड NF से कर दिया हमने, NF से डिवाइड कर दिया रिएक्टेंट एंड बोथ साइड। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बाकी कोई जरूरत नहीं है, NF से डिवाइड करोगे तो। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच्चों हमारे पास क्या बना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log Kp अपॉन में Kr, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका बन गया बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। ये बेटा आपका नेक्स्ट इक्वेशन बन गया, और इस इक्वेशन को हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। अब ई नॉट, ई क्या है बच्चों और ई नॉट क्या है, तो ये क्या है, EMF एट एनी कंडीशन, और ई नॉट क्या है, EMF या फिर सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो बेटा इसको इतना फटाफट नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा इसको मैं नोट कर लो फटाफट, मैं आगे मिटाता हूं। देखो बच्चों आप लोग, इस वाली इक्वेशन को मैंने यहीं पर रख दिया, इस वाली इक्वेशन को मैंने यहीं पर रख दिया, और अब आप समझना, इस वाली इक्वेशन को मैं यहां पर रख देता हूं। अब यहां लिखता हूं, इस इक्वेशन को कॉपी कर देता हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log Kp अपॉन में Kr, log Kp अपॉन में Kr, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस वाली इक्वेशन को मैं मिटा देता हूं। अब बच्चों यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं आपकी, ये क्या है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और EMF एट एनी कंडीशन, एनी कंडीशन है ना बेटा, एनी कंडीशन, ये किसी भी कंडीशन पे हो गई। और ये क्या है बच्चों, तो ये कहोगे आप सेल पोटेंशियल, ये सेल पोटेंशियल हो गया आपका, या फिर EMF हो गया एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी होती है हमें पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करोगे तो 1m कंसंट्रेशन होना चाहिए, 1m कंसंट्रेशन होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर हम 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं टेम्परेचर। और प्रेशर की बात करोगे तो बेटा कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो गई। ये सेल पोटेंशियल हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन पे। यहाँ पे बच्चों आपसे आर की वैल्यू पूछेगा तो आप कितना रखोगे, जो आपको इक्वेशन में दिया होगा वो रखोगे, और टी जो आपको इक्वेशन में दिया होगा उसको रखोगे, कोई अननोन टेम्परेचर इसको छोड़ के। अगर वो स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला अभी बना लेंगे। अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो आप यहाँ पे आर को पुट करोगे, फिर अगर ये वाली कंडीशन नहीं दे रखी है तो आपको ये वाली कंडीशन दी होगी, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आपको एग्जैक्ट दे रखी होगी। अगर बेटा ये वाली कंडीशन आपको दे रखी है तो फिर यहाँ पे कोई एक वेरिएट कर देगा और वो आपको बता देगा। आर क्या होगा बच्चों, गैस कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी करोगे तो 8.314,
किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल, पर मोल हो गया। और बेटा टी क्या हो गया आपका, टी हो गया आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया। और एन क्या हो गया बच्चों, एन होता है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर बोल सकते हो कितना चार्ज डिफरेंस है, चार्ज डिफरेंस भी लिख सकते हो बच्चों, चार्ज डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस कितना है। और एफ क्या हो गया आपका, तो एफ हो गया आपका फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट की, फैराडेज कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होती है, तो 96500 कूलम्स हम लोग रखते हैं कैलकुलेशन में। एक्चुअली में कितनी होती है, 96487 कूलम्स के आसपास होती है, 486 और 487 कूलम्स के आसपास हम कैलकुलेशन में बेटा इसको रखेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन एक स्टैंडर्ड आ जाए। ये बच्चों आपकी नस्ट इक्वेशन हुई किसी भी कंडीशन पे कैलकुलेट करने के लिए ईएमएफ, किसी भी कंडीशन पे कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन बेटा आपको ऐसा क्वेश्चन देता नहीं, किसी अननोन कंडीशन पे कैलकुलेट करने के लिए नहीं देता आपसे, आपको ईएमएफ या सेल पोटेंशियल एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालने के देता है। वो स्टैंडर्ड कंडीशन को वो छोटा सा मिनिमाइज करके हम एक और फॉर्मूला बना लेंगे। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर लेता हूं, इस वाली वैल्यू को मिटा दे रहा हूं बेटा, मैं इस वाली वैल्यूज को मिटा दे रहा हूं, नोट कर लो आप लोग फटाफट। अगर मैं बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करता हूं, तो आप थोड़ा देखो, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पे बेटा हम नस्ट इक्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही नस्ट इक्वेशन को ज्यादा फॉलो करने के लिए बोलता है वो। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके 95% क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही बनते हैं। तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू मैं कर दूंगा बेटा 8.314, और टी कर दूंगा 298 केल्विन, और यहाँ पे बेटा किलोजूल में हो गया, केल्विन में हो गया आपका, और एन कितना हो गया, एन हमें पता नहीं है, और एफ कितना हो गया 96500। यहाँ पे क्या हो गया बेटा लॉग Kp अपॉन में Kr, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन सारी वैल्यूज को बच्चों आप सॉल्व करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन। थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं उसको, जगह कम हो रही है। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग Kp अपॉन में Kr, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों आपको यहां से क्वेश्चन सारे करने होंगे। ईएमएफ आपको ई नॉट सेल देगा बच्चों, आपको ई नॉट सेल आपको देता है गिवन वो, लेकिन ई नॉट सेल जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि आईयूपीएससी बच्चों इसी को एक्सेप्ट करता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होना चाहिए। ये आपकी बच्चों नस्ट इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, आपको क्वेश्चंस स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही मिलते हैं बच्चों। ज्यादातर क्वेश्चन आपको 298 केल्विन बोल के ही देगा वो। अगर किसी अननोन टेम्परेचर पे दिया, आपका जेई में क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है अननोन टेम्परेचर पे, आपको फिर टेम्परेचर पुट करना पड़ेगा, जो भी दिया होगा अननोन टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हैं नस्ट इक्वेशन से, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन पे बेटा ये वाला रिजल्ट हुआ, और आप एक इस वाले रिजल्ट को भी याद रखो अननोन टेम्परेचर के लिए। तो एक ये वाली इक्वेशन होगी बेटा, और यहीं से हमने मॉडिफाई करके इसको यहाँ पे बना लिया। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर कि आपने डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई क्यों ले लिया, तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इतना आप नोट कर लो बच्चों, फिर हम क्वेश्चंस पे करेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा होगा बच्चों, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि हमने लिखा था डेल्टा जी,
हमने लिखा था बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये कहां से आ गया? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल कहां से आ गया। तो मैं बच्चों बता देता हूं आपको, डेल्टा जी होता क्या है, सारी बातें सुन लो आप लोग। तो बच्चों होता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? तो किसी भी सिस्टम के अंदर यूजफुल वर्क करने के लिए जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूं गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, तो क्या लिखोगे आप, यूजफुल एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम, प्रेजेंट इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर कितने अमाउंट में यूजफुल एनर्जी है जिससे हम एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। यूजफुल एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम फॉर एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क डन। एक्स्ट्रा वर्क के लिए बच्चों कितनी एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी का सिंबल बेटा क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं। तो डेल्टा जी जो होता है वो दो तरीके से होता है, आप देख लीजिए थोड़ा सा। गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होता है बच्चों, एक होता है यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन, और एक होता है नॉन यूजफुल, या फिर जिसको हम यूज नहीं करते हैं, तो नॉट यूज्ड इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में बेटा यूज नहीं होता, नॉट यूज्ड इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब यूजफुल वर्क डन क्या होता है, तो बच्चों दो तरीके के होते हैं सेल के अंदर वर्क, एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। तो मैं लिख देता हूं जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो बच्चों यूजफुल वर्क डन होता है। और या फिर जिसको हम यूज नहीं करते वो कौन सा होता है बेटा, मैकेनिकल वर्क डन है, मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल वर्क डन जो होता है बेटा एक सिस्टम के अंदर वो नॉट यूजफुल या फिर नॉन यूजफुल होता है, नॉट यूजफुल या फिर नॉन यूजफुल लिख सकते हो बच्चों। मैं यहां लिख देता हूं नॉट यूजफुल, नॉट यूज्ड, या फिर मैं लिख देता हूं नॉन यूजफुल वर्क डन, नॉन यूजफुल वर्क डन। नॉन यूजफुल या नॉट यूजफुल बच्चों कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, नॉट यूजफुल कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, नॉट यूजफुल वर्क डन। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो यूजफुल वर्क डन होता है। और डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या होता है, तो ये होता है माइनस ऑफ डेल्टा जी, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डेल्टा जी क्या होता है, तो माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। डेल्टा जी ऑफ माइनस क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। डेल्टा जी क्या होता है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर नेगेटिव वैल्यू शो करता है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं बच्चों, तो ऐसे प्रोसेस जो कि अपने आप हो सके या फिर एक्सटर्नल वर्क करने से हो जाए, दैट दीज प्रोसेस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों डब्ल्यू डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां मैं लिखता हूं बच्चों। अगर मैं बोलता हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है या फिर वर्क डन कितना होता है, तो पहले मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं थोड़ा सा। अगर मैं बोलता हूं बच्चों चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। माइनस का 1.6 होता है, कोई बात नहीं, हम चार्ज की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे बच्चों मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ मोल्स, या फिर Na इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, 4 Na इलेक्ट्रॉन्स, Na इलेक्ट्रॉन्स। Na क्या बच्चों, एवोगैड्रो नंबर, तो आप क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर दो, तो 6.023 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। ये Na इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, Na इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करोगे आप कितना आएगा, 96487 या 486 जूल चार्ज के इक्वल आएगा, कूलम्स के इक्वल। बेटा इसको हम कितना लिख सकते हैं, 96500 कूलम्स।
और इसी को तो बच्चों हम लोग फैराडे बोलते हैं, फैराडेज कांस्टेंट, इसी को हम लोग फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल, बेटा Na का मतलब क्या हो गया, 1 मोल, 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो फैराडे के इक्वल होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा वो फैराडे के इक्वल होता है। तो इसी बात से हम बोल सकते हैं फॉर n मोल्स, फॉर n मोल्स, फॉर n मोल्स के लिए क्या कर दूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, n इंटू एफ कर दूंगा क्या। 1 मोल फैराडे के इक्वल था और n मोल्स कितने होगा, फॉर n मोल्स n इंटू एफ कर दूंगा। तो हम बेटा फॉर n मोल्स चार्ज, फॉर n मोल्स चार्ज, तो Q लिख दूं, Q इज इक्वल टू, Q चार्ज का मतलब हो गया Q इज इक्वल टू एन एफ, Q इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं बेटा, एन एफ लिख देता हूं, Q इज इक्वल टू एन एफ फॉर n मोल चार्ज, चार्ज का मतलब Q हो गया, Q इज इक्वल टू एन एफ लिख दिया। अब हम बेटा इधर बात कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है या वर्क डन होता है, W इलेक्ट्रिकल जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो W इलेक्ट्रिकल जो हो गया वो क्या हो गया बेटा, चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, NF आ गई, और पोटेंशियल कितना होता है, E शेल होता है। तो W की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू आ गई NF E शेल। चार्ज की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है W इलेक्ट्रिकल, तो हमारे पास आ गया NF E शेल। अब इस वाली वैल्यू को, W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो हमारे पास डेल्टा जी क्या आ गया बच्चों, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिकल होता है, तो ये आ गया माइनस NF E शेल, माइनस NF E शेल आ गया। ये बेटा आपका डेल्टा जी आता है। अगर यही मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे बोल दूंगा तो मैं लिख दूंगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, माइनस NF E नॉट सेल। बात समझ में बच्चों, कहां से आया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार दोबारा से देख लो, वर्क डन, यूजफुल वर्क डन, नॉन यूजफुल वर्क डन। यूजफुल वर्क डन इलेक्ट्रिकल के इक्वल था बच्चों, और यूजफुल वर्क डन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क डन था। यहां से हमने कैलकुलेशन किया, एक इलेक्ट्रॉन का था, Na इलेक्ट्रॉन्स का लिया फॉर n मोल्स, Q इक्वल टू NF आ गया, इस वाली वैल्यू को यहां पुट करा और ये आ गया डेल्टा जी इक्वल टू NF E शेल, या फिर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू NF E नॉट शेल। इसी को हमने बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन में यूज किया था। अब बेटा इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। आज का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज के। अब हम बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे और सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों देखो, मैं लिखता हूं कैलकुलेट, फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट E शेल, कैलकुलेट E शेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा ऐसे बोल देगा, या फिर 298 केल्विन। इक्वेशन दे दिया आपको, इन ए इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे दिया बच्चों आपको, Zn+2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने गेन कर लिए और ये बन गया Zn सॉलिड। ये आपका आइंस में था और हमें दो चीज दे रखी है उसने, इन्हें इक्वेशन Zn+2 की कंसंट्रेशन जो दे रखी है वो 2m दे रखी है। मान लेते हैं हम Zn+2 की कंसंट्रेशन जो दे रखी है 2m दे रखी है उसने, और यहाँ पे Zn+2 से Zn जाने का जो SRP की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है -0.76 वोल्ट। ये हमने मान के चल लिया। SRP क्या है बेटो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो यहां से यहां पे जा रहे हो तो बेटा रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एकदम ठीक वैल्यू लिखी हुई है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर एसओपी में वैल्यू होती तो हम एसआरपी में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। अब हम बेटा नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें ई सेल फाइंड करना है। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखा था बेटा हमने, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो बेटा मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ सारी चीजों की। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है बेटा, तो एन कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो एन की वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूँ, 2 लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो Zn है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो Zn+2 है। इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा लूज गेन किए इसने। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, फोर बेटा सॉलिड अगर कहीं होगा प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में, या फिर फोर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के लिए 1 रखोगे आप वैल्यू। अगर बेटा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कहीं पर भी सॉलिड या लिक्विड होगा आपका, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, या फिर यूनिटी की इक्वल होगी। यूनिटी का मतलब भी कितना हो गया बेटा, 1। फोर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के लिए प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 1 होगा। तो यहाँ बच्चों कितना सॉलिड है ये, और ये तो आपका एक्वस कंडीशन में था ना इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस में वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 हो गई। तो मैंने रख दिया ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे ई नॉट सेल आपको दे रखा है -0.76, तो -0.76 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, एन की वैल्यू 2 होगी बच्चों, ये हो गया लॉग 1 अपॉन में, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2m, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको, 2m, कंसंट्रेशन आपको 2m दे रखी थी। कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा, 2m वैल्यू दे रखी थी, इसको आप सॉल्व करो तो कितना हो गया, ई सेल इज इक्वल टू -0.76 माइनस ये कितना हो गया बच्चों, 0.0591 अपॉन में 2। अच्छा बेटा अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा log 1 माइनस log 2, log 2m का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन हो गया बेटा, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, log 2 की वैल्यू होगी 0.3010। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू -0.76 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू बेटा log 2 की 0 समथिंग हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 3010, ये log 2 की वैल्यू होती है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, log 2 इज इक्वल टू होता है 0.3010, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, इसको कैंसिल कर दो इससे, तो कितना हो गया 0.15 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया बेटा ई सेल इज इक्वल टू -0.76, और यहाँ पे कितना वैल्यू आ रही है बच्चों, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 0.17 के आसपास आ रही है, आप कैलकुलेट करके देखना 0.017। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा पॉइंट, तो ई सेल जो आ गया आपका वो कितना आ गया, ई सेल जो आ गया आपका -0.75 वोल्ट आ गया। ई सेल जो बेटा आपका कितना आ गया, -0.75 वोल्ट आ चुका है आपका ये ई सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, फटाफट नोट कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फटाफट नोट करो बेटा। फिर एक दो क्वेश्चन मैं और अच्छे अच्छे से करवाता हूँ, जल्दी से नोट करो आप लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, नोट करो जल्दी से, फिर एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने आज आपको सारे। एक क्वेश्चन और देखो आप लोग, एक क्वेश्चन और है, फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। देखो बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन वो फिर दे रहा है आपको, एट 298 केल्विन। क्या दे रखा है आपको सेल बेटा, Zn से Cr+2 में जा रहे हो, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया हमने, और ऐसा लिख देता हूँ Zn से Zn+2 और Cr+2, और यहाँ पे लिख दिया
Cr ये दे रखा है आपको। और यहाँ पे बच्चों आपको कुछ पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल में मैं लिख देता हूं। तो E Zn+2 से Zn+2 से Zn में जा रहे हो तो -0.76 दे रखा है आपको। और E0 सेल Cr+2 से Cr में जा रहे हो तो -0.44 दे रखा आपको। दोनों वोल्ट में ही है, दोनों वैल्यू बेटा नेगेटिव में है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन भी दे रखी है आपको। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम 0.5 m और इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 2m मान लेते हैं। इसकी कंसंट्रेशन हो गई और ये कंसंट्रेशन ये हो गई। बेटा ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और ये एनोड की रिएक्शन हो गई, ये बीच में ब्रिज हो गया और ये कैथोड हो गया। ABC की फॉर्म में मैंने याद करने का तरीका बताया था। ये आपको एनोड हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया और ये कैथोड हो गया आपका। हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट को थर्ड के साथ करते हैं। और सेल बनाने के लिए, सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, Zn से Cr+2 में गए और सेकंड को फोर्थ से करते हैं मैचिंग, सेकंड को फोर्थ से मैचिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया Zn+2 से Cr, Zn+2 से Cr। Zn+2 की कंसेंट्रेशन कितनी है बच्चों, तो 2m है, तो यहां मैंने लिख दिया 2m। और यहाँ पे Cr+2 की कंसेंट्रेशन कितनी है, तो 0.5m है, तो हमने लिख दिया 0.5m। कंसेंट्रेशन लिख दिया हमने। अच्छा बच्चों हमें क्या करना है, अब ई सेल निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए, हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या है बच्चों, ये है और ये है। हमें पता है कि मैं लिख देता हूं पहले Zn+2 Cr अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या है बेटा, ये और ये। तो ये हो गया आपका Cr+2 और यहां पर हो गया आपका Zn। Cr और Zn कैसा बच्चों, सॉलिड में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, Cr और Zn कैसे में, सॉलिड में है, Cr एंड Zn, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई 1, हमने 1 पुट कर दिया। और सारी वैल्यूज को पुट कर लो। लेकिन हमें बच्चों यहाँ पे E0 सेल निकालना है। E0 सेल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। E0 सेल के लिए मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई थी पिछले वाले लेक्चर में, कि क्या होता है बेटा, E कैथोड माइनस E एनोड होता है, या फिर E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। E0 सेल को निकालने के लिए हमने पढ़ा था E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। और ये भी वैल्यू याद ना रहे तो मैंने बताया था, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दो। तो इन दोनों में से बेटा बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये, क्योंकि माइनस में है ना। तो E0 सेल इज इक्वल टू कितना हो गया, -0.44 माइनस और -0.76 वोल्ट। तो ये कितना हो गया बच्चों, E0 सेल इज इक्वल टू हो गया -0.44 प्लस 0.76 वोल्ट। और ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस है। अच्छा ये वाली बेटा वैल्यू पॉजिटिव में, तभी आंसर आ पाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू हो गया 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, क्योंकि बेटा क्रोमियम है ना, Cr+2 से पॉजिटिव वैल्यू होती है 0.44 पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसका वैल्यू कितना होगी बेटा 1.1 वोल्ट हो गया। इसको यहां पुट कर दो आप, तो हमारे पास आ गया ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल की वैल्यू आ रही है 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, तो देखो डिफरेंस कितना है, यहां से यहां पे जा रहे तो भी 2 का डिफरेंस है और यहां से यहां पे आ रहे तो भी 2 का डिफरेंस है, तो हमने कर दिया 2 लॉग। अब बच्चों इसकी कंसेंट्रेशन 1 हो गई, इसकी कंसेंट्रेशन देखो तो 2 अपॉन में इसकी कंसेंट्रेशन हो गई 0.5। इसको बच्चों मैं ऊपर पॉइंट ले जाता हूं तो 20 अपॉन में 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 4।
तो ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.059 अपॉन में 2। log 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो हमें पता है log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो log 4 कैसे करोगे बेटा? 2 इंटू 2 कर दोगे ना, 2 की पावर 2। तो किसी भी चीज की पावर आगे आती है तो क्या हो जाता है? आगे वैल्यू आती है तो क्या करोगे? 2 इंटू 0.3010 0.6020। इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो कितना हो गया? मैं सीधा वैल्यू पुट कर देता हूं 0.60 हो गया बेटा। और यहाँ पे देखो ई सेल इज इक्वल टू, ये 1.10 वोल्ट था, लिख सकते हो 1.1, कोई दिक्कत नहीं है। 1.10 वोल्ट माइनस, इसको बच्चों कैलकुलेट करोगे आप, पूरा लिख देता हूं 20, इसको डिवाइड कर दोगे तो 3010 हो गया ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.059 इंटू 0.3010। इसको मैं 6 मान लेता हूं, 6 हो गया। तो ई सेल जो हो गया बच्चों, ये हो गया 1.10 माइनस 0.017 के आसपास आएगा, 18 के आसपास आएगा। इसमें से बेटा इसको ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, क्योंकि ये 6 मान लो, 0.06 और ये 18, तो इसको 0.06, इसको 0.06 मान लिया और 3 से, तो 0.18 के आसपास आएगा। इसकी वैल्यू निकालोगे बेटा, ई सेल इज इक्वल टू, तो कितना हो गया? 1.10 माइनस 0.8, तो कितना हो गया हमारे पास? 1.10, ये बेटा 10 2 हो गया। 1.10 में से 0.01, तो ये 10 में से गया 9 आ गया, और ये 8। ठीक है बेटा, 1.08 के आसपास वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। 1.06 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, बट एक आध पॉइंट की वैल्यू चेंज होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका फुली फ्लैश्ड क्वेश्चन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये वाली प्रॉपर्टी आप लॉग की जानते हो, अगर लॉग में log 2 की पावर या फिर a की पावर समथिंग है, a की पावर x है, तो हम क्या करते हैं बेटा? इसको egg logs a लिख देते हैं ना, x log a लिख देते हैं, x को आगे ले लिया, log को पीछे फेंक दिया। तो वही हमने किया, 2 का मल्टीपल 2 था तो यहाँ पे कर दिया। एक बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी करना है आप लोगों को, ये फटाफट नोट करो। एक थर्ड टाइप का अलग वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक थर्ड वैरायटी का बेटा क्वेश्चन करोगे आप लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख देता हूं आपको, और फिर वहां से आप लोग करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फाइंड यही करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट ई सेल in the following equation at 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया क्वेश्चन, मैं आपको करवा देता हूँ एक आध क्वेश्चन अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बेटा क्वेश्चन क्या है आपका? Cr से Cr+3 में जा रहे हो, 0.1 m कंसेंट्रेशन है, और यहाँ पे ब्रिज लगा दिया। Fe+2 से Fe में जा रहे हो, यहाँ कंसेंट्रेशन 0.01 m है, यहाँ कंसेंट्रेशन 0.01 m है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ वैल्यू और भी गिवन है आपको, और ई नॉट सेल की वैल्यू बेटा, हाँ ई नॉट सेल Cr+3 से Cr में जा रहे हो तो माइनस 0.74 वोल्ट, और ये वाली वैल्यू Cr+3 से Fe+2 से Fe पे जा रहे हो, तो ये वाली वैल्यू होगी माइनस 0.44 वोल्ट, तो यहां देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट को थर्ड से मैच करो और सेकंड को फोर्थ से। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। सेल रिप्रेजेंटेशन हमने करा बेटा, क्या करा सेल रिप्रेजेंटेशन में? तो
CR से हम गए Fe+2 पे और 0.01 m कंसंट्रेशन हो गई, और यहाँ पे गए Cr+3 से Fe पे गए और यहाँ पे कंसंट्रेशन है 0.1 m कंसंट्रेशन। हमें बेटा क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, तो पहले हमें ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल निकाल लेते हैं पहले हम लोग। ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो मेरी वाली वैल्यू को याद रखो, मेरी वाली ट्रिक को याद रखो बच्चों आप लोग। ई सेल इज इक्वल टू बड़ी वाली वैल्यू -0.44 माइनस छोटी वाली वैल्यू 74 वोल्ट, तो कितना हो गया बेटा, ई नॉट सेल जो आ गया आपका 0.30 वोल्ट आ गया। मेरी वाली ट्रिक याद रखो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इस वाली वैल्यू को बेटा यहां लिख लो, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन Cr+3 Fe, और यहाँ पे हो गया Fe+2 और Cr। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 हो गए, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 जा 6 हो गए। Fe की वैल्यू और Cr की वैल्यू बेटा कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, 2 आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 मोल्स है तो हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा, जितने मोल्स होते हैं उससे इंटू कर दोगे। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन में n कितना है बच्चों, बहुत सारे बच्चों का n यहाँ पे गलत आता है, इसलिए आंसर गलत आता है। तो 3 2 जा 6 है, तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6। लॉग Cr प्लस की वैल्यू कितनी है बच्चों, Cr+3 की वैल्यू तो 0.1 का स्क्वायर, अपॉन में बेटा Fe की वैल्यू कितनी है, तो 0.01 का क्यूब, 0.01 का क्यूब। तो ई सेल कितना हो गया, ई सेल कितना हो गया बच्चों, तो ई सेल हो गया हमारे पास 0.30 माइनस 0.06, बेटा इसको मैं 6 मान लेता हूँ, 0.59 को 0.59 लिख के कोई बहुत महान आदमी नहीं बन जाओगे, 6 मान लो, 6 कर लिया। लॉग इसको बेटा 2 बार लिख लो, 0 पॉइंट इंटू 0 पॉइंट, आसान बच्चों वाली कैलकुलेशन कर लो, इसको 3 बार लिख लो, 0.01 0.01 0.01, 2 पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बेटा ये वाले 2 पॉइंट बचे हुए हैं, तो यहां से करा तो 100 आया, यहां से करा तो 100 आया, तो 10 की पावर 4 आ गया। तो हमने लिख लिया ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस, इसको बेटा कैंसिल कर देता हूं, 0.01 इंटू लॉग 10 की पावर 4, और बेटा log 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 4 log 10 हो गया, 4 log 10 हो गया। तो बेटा क्योंकि मैंने अभी बताया था log a की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, x log a लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.01 इंटू 4, तो ये हो गया 0.30 माइनस 0.04, तो कितना हो गया आंसर बेटा, 0.26 वोल्ट। ये हो गया आपका फाइनली आंसर ई सेल की वैल्यू। तो ई सेल कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 0.26 वोल्ट आ गया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था। यहां तक बच्चों आप लोग डाइजेस्ट करो, उसके बाद अभी हम एक आध फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लो आप लोग, क्योंकि अभी 2-3 बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं मैं। तो इसको बच्चों नोट करो फटाफट, नोट कर लिया बेटा, चलो अब आगे समझो। अब इंपॉर्टेंट थोड़ा सा और है बच्चों, थोड़ा सा टॉपिक और है अभी हमारा, और आज के 2-3 ट्रिक्स हैं आपके पास,
बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे हाइड्रोजन सेल के बारे में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के बारे में। हाइड्रोजन अगर होगा तो उसका हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर गैसियस के केस में कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने बड़ा कंसंट्रेशन के केसेस में पढ़ा है, तो अब हम नस्ट इक्वेशन को यूज करेंगे हाइड्रोजन के केसेस में। हाइड्रोजन सेल के अंदर क्या होता है और फिर गैसेस के अंदर क्या होता है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन सेल, और फिर आयंस की भी बोल सकते हो बेटा, आयंस बोल सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं गैसेस के केस में, गैसियस केस। हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा, तो एनोड पर हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो हमने क्या लिखा, H2 लिखा, और इसको हमने ब्रेक कर दिया 2H प्लस आइन, 2H प्लस आइन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लूज कर दिया। ये बेटा एनोड की बात हो गई। अगर मैं कैथोड की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं साइड में लिखता हूं वरना जगह नहीं बचेगी मेरे पास। बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दूंगा आपको यहां से, बहुत ही आसान और बहुत ही दमदार ट्रिक्स। एनोड की बात करोगे बच्चों, तो एनोड पे क्या होता है, H2 था, हमने इसको हीट कर दिया तो 2H प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए बच्चों। एनोड पे क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड की बात करते हैं अब हम, इधर कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पे होता है बच्चों रिडक्शन, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो हम एक बात और कर लेते हैं कि कैथोड पे क्या करोगे बेटा, तो 2H प्लस आइन थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और H2 बनेगा। H2 बनेगा नहीं बनेगा बेटा, गैस के फॉर्म में बनेगा, या फिर लिक्विड के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, इसके लिए मुझे नस्ट इक्वेशन लगानी है, तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में N लॉग यहाँ पे बच्चों कितनी आ रही है आपकी, तो H प्लस आइन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में H2 है बेटा, तो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे याद रखो हाइड्रोजन यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और N की वैल्यू 1 कर देते हैं और आंसर हो जाता है गलत। और बेटा E नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है हाइड्रोजन के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन के लिए बेटा कितनी होती है, E नॉट सेल की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया E सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 इंटू लॉग H प्लस एन की कंसेंट्रेशन है बेटा, H प्लस एन की कंसेंट्रेशन है 2, और अभी हमने बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, E सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0, मैं लिख देता हूँ, E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन में 2। बेटा किसी भी पावर को मैंने अभी बताया था, log a की पावर x होता है तो क्या होता है, पावर आगे आता है, तो मैं इसको लिख दूं 2 log h प्लस n, 2 log h प्लस n लिख सकता हूं क्या बेटा, लिख सकते हैं। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, और हम जानते हैं बच्चों log h प्लस n जो होता है, या फिर मैं लिख सकता हूं जो pH इज इक्वल टू होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ h प्लस n। होता नहीं होता बच्चों, तो आप कहोगे सर होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ h प्लस n। तो मैं यहाँ पे अगर pH पुट करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे log h की वैल्यू जो थी वो माइनस ऑफ pH कर देता हूँ। तो E सेल मेरे पास क्या आ गया, माइनस 0.0591 अपॉन में कुछ भी नहीं बटा बचा, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, माइनस या फिर इंटू माइनस pH कर दूं क्या, तो माइनस, क्योंकि बेटा ये log h प्लस n की वैल्यू क्या होता है, तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस pH हो गया। तो E सेल मेरे पास क्या आ गया बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया 0.0591 pH। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। pH का इफेक्ट पूछ लेता है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अभी बेटा ये हमने करा है एनोड के लिए, अब हम कर लेंगे कैथोड के लिए। कैथोड के लिए क्या करेंगे बच्चों,
नेक्स्ट इक्वेशन दोबारा से, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग, बेटा कितना कर दूंगा, H2 की पावर H2 हो गया अपॉन में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 2, क्योंकि ये हो गया। इसकी वैल्यू हमें पता है बेटा कितना है, तो 1 होगा, तो ई सेल इज इक्वल टू ये 0 हो गया, 0 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, बेटा N2 हो गया यहाँ पे लॉग 1 अपॉन में H2 की पावर समथिंग। इसको बेटा मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन में 2 लॉग H प्लस आयन की पावर -2 कर दूं क्या बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर पहुंच गई वैल्यू। तो जैसे ही मैंने -2 करा तो मेरे पास आ गया ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन में 2, और ये वाली वैल्यू आ गई थी -2 लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो 0.0591 लॉग H प्लस आयन। हमने अभी पढ़ा था कि लॉग H प्लस आयन जो होता है वो माइनस ऑफ पीएच होता है, या फिर बोल सकते हो पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन। तो अब मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू माइनस, या फिर ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 इंटू माइनस पीएच, माइनस आगे जाएगा, तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 पीएच। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कैथोड के केस में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया और माइनस 0.0591 पीएच हो गया, और एनोड के केस में क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 0.0591। ये बच्चों आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, बहुत ही ज्यादा काम आने वाली ट्रिक थी। अब हमें यहाँ पे एक रिलेशन और पढ़ना होगा, उसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट बच्चों नोट करते चलो आप लोग। अब हम रिलेशन बट्टा एक पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक पूरा। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बेटा, रिलेशन बिटवीन, लिखो आप लोग टॉपिक लिखो, एक लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, फिर आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग लिखोगे रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड गिब्स फ्री एनर्जी, बेटा इसका रिलेशन पढ़ना है आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान रिलेशन है। तो क्या होता है बच्चों, हमने अभी पढ़ा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग Kc पढ़ा था। मैं बता देता हूं बेटा, एट इक्विलिब्रियम जो होता है डेल्टा जी जो होता है बेटा वो 0 हो जाता है। तो डेल्टा जी अगर 0 हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303, बेटा ये इधर आ गया तो माइनस हो गया वहां पे, RT लॉग Kc लिख सकता हूं क्या, और इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी नॉट को क्या लिख सकता हूं बेटा, माइनस NF ई नॉट सेल। ये हमने पढ़ा है कैसे लिखते हैं, माइनस 2.303 RT लॉग Kc। बच्चों डेल्टा जी की जगह पे हमने पुट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल किया, तो हमारे पास आ गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT लॉग Kc अपॉन में NF आ गया बच्चों। अच्छा स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम पुट करेंगे इसको वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पुट करूंगा, R इज इक्वल टू 8.314 और T इज इक्वल टू 298 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है। तो जब मैं इसको पुट कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में N लॉग Kc। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको ये आपसे पूछ लेता है। अगर अब आपसे बच्चों Kc पूछ ले, ये तो हमारा रिलेशन हो गया एक,
अब आपसे बच्चों केसी पूछ रहे तो क्या करोगे आप लोग, देखो क्या करोगे, केसी को उधर ले लो, तो हमारे पास हो गया एन ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 लॉग केसी। लॉग केसी निकालना मेरे को अपना, लॉग केसी निकालना मुझे, तो क्या करूंगा, केसी निकालना तो क्या करूंगा, एन ई नॉट सेल अपॉन में 0.0591। बेटा केसी निकालना सिर्फ मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, लॉग जाएगा इधर तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग एन ई नॉट सेल माइनस 0.0591। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुके हैं आपके। एक रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है। ये केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग आ गया, एंटी लॉग में आपको वैल्यू गिवन होगी, एंटी लॉग एन ई नॉट सेल अपॉन में 0.0591। यहां से आपको बेटा जो भी क्वेश्चन देगा, हल्के से क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन देगा आप वैल्यू पुट करो और आंसर फटाफट लेके आओ। आज के लेक्चर का बेटा इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और आज हमारा पूरा कंप्लीट लेक्चर हो गया। आप लोग क्वेश्चंस किसी भी बुक से लगा लो, 15-20 क्वेश्चंस को लगा लीजिए, उसके बाद आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों।